कि कांप रहा है। अब नहीं कांप रहा है ना अब तो डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब ठीक है, चलो बराबर है ना, थोड़ा सा तिरछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये भारत है ना, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा था वो क्या था, पाकिस्तान, और ये वाला हिस्सा क्या था, अफगानिस्तान था। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश। क्या पढ़ रहे हैं, मुगल वंश। अब देखो ध्यान से, हम लोग मुगल वंश में या मुगल काल में, अब पूरी तरह से लिखो नहीं आरिशा, अब पूरा दिमाग खोलो, कान खोलो और कहानी सुनो, ठीक है ना। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वनडे एग्ज़ाम दोगे उसमें तो है ही, ये पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, या फिर आईएएस का मेंस देने जाओगे तो ये पूरी कहानी आपको याद रहेगी तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कहानी आराम से सुनते जाओ। तो मुगल वंश में हमने देखा कि मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर था, है ना, वो कहाँ से आया था। तो ये कहानी तो पहले ही मैं सुना चुका हूँ, है ना, कि मध्य एशिया में फिर एक युद्ध लड़ा शैबानी खान से। तो शैबानी खान ने उसको सरपुल के युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था, और हरा के वहाँ से उसको खदेड़ दिया था। तो खदेड़ दिया था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आने के बाद वो कहाँ पे कब्जा किया था, काबुल पे किया था। फिर दिल्ली पर उस समय किसका शासन था, इब्राहिम लोदी का शासन था। और पंजाब का शासक कौन था, दौलत खां था। और उसका इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, आलम खां था। तो इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और पंजाब का शासक दौलत खां, ये आमंत्रण किसको दिए थे, बाबर को, कहे कि आओ भैया युद्ध कर लो, हम आपका सहायता करेंगे, है ना। तब पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, और 1526 के पानीपत का जो युद्ध होता है वो निर्णायक युद्ध होता है, और उसमें इब्राहिम लोदी का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और तब जाकर दिल्ली पर बाबर, है ना, बैठ जाता है, और बाबर बैठते ही वहाँ पे दिल्ली पे मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। ये पूरी कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये भी कहानी बताया था कि जो बाबर था, कौन था बाबू, जो बाबर था उसको हम मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। और बाबर की मृत्यु कैसे हुई उस संबंध में भी मैंने एक छोटा सा कहानी बताया था, है ना। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई उसके बाद देखो, उसके बाद की कहानी अब चलेगी, क्योंकि आज हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था, बाबर का लड़का था, है ना। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कुछ फैक्ट देखते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जो नहीं पढ़े हैं पीछे वाला टेंशन ना लो, यहाँ से कहानी को समझो, ठीक है। अब आ जाओ, कहता है कि बाबर जो था ना, बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 लड़के थे। पहला जो लड़का था उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं, क्लियर है। जो दूसरा लड़का था उसका नाम था कामरान, ठीक है। जो तीसरा था उसका था नाम अस्करी। क्या नाम था, अस्करी। और जो चौथा था उसका नाम था हिंदाल। क्या नाम था, हिंदाल, क्लियर है। तो इस तरह से बाबर के कितने पुत्र थे बाबू, 4 थे। कौन कौन था, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो, कहता है कि जो हुमायूं था वो बाबर का सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पुत्र था, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाबर की जब मृत्यु होगी तो दिल्ली की गद्दी पर उसका बड़ा लड़का बैठेगा, है ना। तो यही तो होता रहा था पहले के समय में कि राजा की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, जो बड़ा लड़का हुआ करता था, वही गद्दी का दावेदार होता था और गद्दी पर बैठता था, राजा बनता था। जैसे रामायण देखे हो, राजा दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है
और मृत्यु से पहले ही वो राम को क्या करते हैं, राजा घोषित, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन षड्यंत्र किया जाता है मंथरा के द्वारा, कैकेयी के द्वारा, है ना। तो षड्यंत्र के द्वारा उनको 14 वर्ष का वनवास, और भरत जो कि राम से छोटे थे उनके लिए राजा का पद मांग लिया गया था, है ना। लेकिन वहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, बड़े लड़के को ही राजा बनाने के बारे में सोचा जा रहा था, वो तो षड्यंत्र में फंस गया ना बाद में। अब यहाँ पे बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा था हुमायूं, ठीक है। अब कहता है जो हुमायूं है, हुमायूं की जो माँ थी, उनकी माँ का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो हुमायूं की माँ का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? माहम बेगम। माहम बेगम, क्या नाम था बाबू? माहम बेगम। और इनके नाम से एक संबंधित एक जानकारी है, जो जानकारी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कहता है कि जो हुमायूं की माँ थी वो किस संप्रदाय से संबंधित थी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैंने जब बाबर को पढ़ाना शुरू किया था, अभी कॉपी किताब पलटना बंद करो ना भाई, पहले सुन लो बात को। जब मैंने बाबर को पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि बाबर जो था, ये जो मुगल वंश के जो शासक आएंगे, ये कौन थे, शिया थे कि सुन्नी थे? सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे? और सुन्नी मुसलमान का मतलब कहा जाता है जो सुनकर इस्लाम धर्म कबूल किए उनको सुन्नी मुसलमान कहते हैं ना। तो लेकिन जो माहम बेगम थी वो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। किससे थी? शिया संप्रदाय। शिया संप्रदाय, ये प्रश्न कई बार बन चुका है ना, कि जो हुमायूं की माँ थी माहम बेगम, वो किस संप्रदाय से संबंधित थी? तो आप क्या बताओगे? शिया संप्रदाय, क्योंकि मुसलमान में, इस्लाम धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय, है कि नहीं है ना। तो उसमें जो शिया संप्रदाय है, उस संप्रदाय से संबंधित माहम बेगम थी, और माहम बेगम हुमायूं की कौन थी? माँ थी। क्लियर हो गई। और माहम बेगम बाबर की कौन लगेगी? पत्नी लगेगी, ये भी बताना पड़ेगा। अब आ जाओ। अब कहता है कि जो कामरान था और जो अस्करी था, इन दोनों की एक ही माँ थी, मतलब एक ही माँ से उत्पन्न हुए थे, ये जन्म लिए थे। और इनकी माँ का जो नाम था वो था गुलरूख बेगम। क्या नाम था? गुलरूख बेगम। तो आपसे पूछ दे अगर कि हुमायूं के भाई कामरान और अस्करी की माँ का क्या नाम था, क्या बताओगे? गुलरूख बेगम था। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ। अब बचा हिंदाल। अब हिंदाल की माँ का क्या नाम था भाई? तो बहुत अच्छा नाम है, इसकी माँ का नाम था दिलदार बेगम। कौन बेगम? दिलदार बेगम, है ना। हंस रहे हो? अरे अपना भी नाम रख लो मन करे तो, क्या दिक्कत है? एक टाइटल है, जैसे देवी हम लोग लगाते हैं ना, अपनी माँ के नाम के आगे देवी लगाते हैं, उसी तरह से इस्लाम मुस्लिम लोग बेगम लगाते थे उस समय। क्लियर है? टाइटल है। जैसे हम अपनी माँ का नाम बताए तो माँ के नाम के आगे हम देवी ऑटोमेटिकली लगा देते हैं, है ना। उसी तरह से ये लोग बेगम लगा देते थे, ठीक है। अब आ जाओ। बेगम का मतलब पत्नी भी होता है, बेगम का एक अर्थ पत्नी भी होता है। हाँ, जैसे रजिया बेगम सुल्तान थी लेकिन फिर भी बेगम कहा जाता था उनको, है ना। आइए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब आप लोग बताओ, बाबर के कितने पुत्र? कौन कौन? चलिए, सबसे बड़ा लड़का कौन था? हुमायूं की माँ का नाम? माहम बेगम, ठीक है। कामरान और अस्करी की माँ का नाम? और हिंदाल की माँ का नाम? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कहता है कि जो हुमायूं था ना, हुमायूं का जो जन्म हुआ वो लगभग 1508 ईस्वी में माना जाता है काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था, ठीक है। हुमायूं का जन्म जो है काबुल में हुआ था। काबुल अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी है ना। तो अफगानिस्तान में ही किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का, क्योंकि काबुल को सबसे पहले बाबर ने जीता था। याद आ रहा है कहानी? देखो, कहानी एक दूसरे से लिंक होगा, तो ध्यान से थोड़ा समझते चलिए। अब कहता है कि इसका जन्म 1508 में हुआ
और ये मात्र 23 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 23 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्लियर है? तो हुमायूं मात्र 23 साल की उम्र में, आप लोगों की उम्र में, आप लोगों की उम्र 23 साल हो गई होगी? कम है? अरे तुम लोगों का 30 हो जाएगा तभी भी कहोगे कम है। हो गया अब सुनो। सही बात है। किसी भी लड़की से उसका उम्र पूछो ना, अगर 35 साल की होगी तो कहीं 16 साल के हैं। बुरा मत मानो, ये हकीकत है। पता नहीं क्यों छिपाते हैं सब। लड़कों का कोई दिक्कत नहीं, हम 20 साल का, हम कहेंगे 40 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। 23 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा, जब बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर का सबसे चहीता लड़का कौन था? हुमायूं था। आपने कहानी सुना ना, इसके लिए इसने अपनी जान दे दी थी, है ना, कहानी के अंतर्गत। अब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही बैठा, सबसे पहला काम किया, अपने बाप का, अपने पिता का जो ख्वाब था उसको पूरा किया। इसके पिता का जो इच्छा था वो क्या था? बाबर का इच्छा था कि जितने मेरे लड़के हैं, मेरा जो राज्य है, उन सभी लड़कों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो हुमायूं उसी इच्छा का पालन करने के लिए जैसे ही गद्दी पर बैठा, अपने भाइयों में अपना राज्य क्या कर दिया? बांट दिया। तो बांटा तो क्या किया? ध्यान से देखो। अब यहाँ से कहता है कि जो कामरान था, कामरान को, यहाँ पे आओगे ना बाबू, तो यहाँ पे काबुल है। क्या है? काबुल है। क्या है बाबू? ये काबुल अफगानिस्तान में। यहीं पे क्या है? कंधार है। क्या है? कंधार। ठीक है ना? यहाँ पे आपका लाहौर है। क्या बाबू? लाहौर है। और यहाँ पे आपका मुल्तान है। क्या है? मुल्तान। क्लियर है? जैसे जैसे नाम आता जाएगा मैं आपको मैप पे बताता जाऊंगा। ठीक है? तो अब देखो, कामरान को जो हुमायूं था, जब राजा बना तो अपने भाई को कहा कि जाओ बेटा, काबुल और कांधार पे शासन करो। मतलब काबुल और कांधार के साम्राज्य को किसको सौंप दिया? कामरान को सौंप दिया। क्लियर है? तो इसको क्या दे दिया? काबुल और कंधार लिखे हैं, कंधार को दे दिया। ठीक है ना? काबुल और कांधार को दे दिया या राज्य सौंप दिया। ठीक है? लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो इलाका था काबुल और कांधार का, ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका था, है ना? ना ही यहाँ पे अधिक से अधिक खेती हो पाती थी, ना ही यहाँ पे कोई उपजाऊ भूमि थी, है ना? बंजर इलाका था। और कामरान सोचने लगा, यार मेरा भाई में मुझसे गद्दारी कर दिया, ऐसा इलाका दिया जहाँ पे घास भी नहीं उग रहा है। अब ऐसे इलाके का राजा बनकर मैं क्या करूँगा? मैं तो भूखे मर जाऊँगा, है ना? तो कामरान यहाँ से कहा कि यार ये तो गद्दारी हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ से ये आक्रमण किया और लाहौर पे कब्जा कर लिया। लाहौर पे कब्जा करने के बाद कहाँ पे कब्जा कर लिया? मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अब ये पूरा का पूरा इलाका किसका हो गया? कामरान का। तो याद रखना कि ये काबुल और कांधार जब दिया तो इससे ये संतुष्ट नहीं था, इससे ये संतुष्ट नहीं था। तो क्या किया? लाहौर और मुल्तान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है? मुल्तान पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे क्या है? दिल्ली। और दिल्ली पे बैठा है हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है? हुमायूं। सारा कहानी बैठे बैठे देख रहा है कि भाई को दिए थे काबुल कंधार है, ये ज़बरदस्ती जो है लाहौर और मुल्तान पे कब्जा कर लिया। इसके सेनापति आए हुमायूं के पास, कहे कि शहंशाह देखिए ना, आपका भाई यहाँ आप दिए थे वहाँ पे आ गया। तो हुमायूं कहा, अरे यार जाने दो, भाई तो है मेरा, जाओ खुश रहो। कुछ नहीं बोला, है ना? कोई विरोध नहीं। हुमायूं एकदम शांत रहा, कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई तो है, छोड़ दिया। अस्करी
अस्करी को क्या किया, अस्करी को संभल दे दिया। संभल क्या दे दिया, संभल यूपी में पड़ता है, यूपी का यहाँ का इलाका है, यहाँ का राज्य दे दिया, कहा कि जाओ वहाँ पे ऐश करो, तुम मस्ती करो, है ना। ये इतने में ही खुश, लेकिन बाद में ये भी अपना रंग दिखाएगा, अभी शांत है ना, ये भी रंग दिखाएगा अपना, अभी शांत है। हिंदाल आता है तो हिंदाल को कहाँ का राज्य दिया जाता है, ये जो आपका राजस्थान का मेवाड़ का इलाका है ना, तो ये दे दिया जाता है किसको, हिंदाल को। तो इसको मेवाड़ का इलाका है ना, ये इलाका राजस्थान का इलाका, इसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से हुमायूं अपने भाइयों में राज्य को क्या कर देता है, बंटवारा कर देता है। क्लियर हो गई बात। अब हुमायूं जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना, हुमायूं जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसके बाद ये कालिंजर पे आक्रमण कर देता है। कालिंजर कहाँ पे, यहाँ पे, कालिंजर कहाँ पे है, यहाँ पे, ये क्या है, कालिंजर। ध्यान से सुनना, अब कहानी आगे बढ़ रही है। अब फैक्ट था जो फैक्ट बता चुका, अब कहानी आगे बढ़ रही है। अब देखो, हुमायूं कालिंजर के किले पे आक्रमण किया और कालिंजर को जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। और जब कोई सफलता मिलती है तो आदमी एकदम अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाता है, उत्साह के, है ना। जो उत्साह होता है उसका उत्साह कहाँ पहुंच जाता है, सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाता है। अब कालिंजर विजय करने के बाद हुमायूं को देखो ध्यान से, हुमायूं कालिंजर जीता, जीतने के बाद वापस लौट गया, और जब वापस लौटा तो यमुना नदी के किनारे एक शहर का स्थापना किया जिसका नाम है दीन पनाह। क्या नाम है, दीन पनाह, लिखवाया था ना, दीन पनाह। और दीन पनाह का जब वो निर्माण करवा दिया, दिल्ली आगरा के बीच में यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम था दीन पनाह। और दीन पनाह का जब निर्माण करवा लिया तो वो क्या किया, उसी दीन पनाह की 4 दीवारियों में अपने आप को कैद कर लिया, है ना। उसी दीन पनाह की 4 दीवारियों में हुमायूं अपने आप को क्या कर लिया, कैद कर लिया। और कैद करके क्या किया, वो अफीम, नाम सुने हो, अफीम पीने लगा। हुमायूं दिल्ली का शहंशाह क्या पी रहा है, अफीम पी रहा है। अफीम पी के मुजरा देख रहा है। अब देखो, अफीम पी के मुजरा देख रहा, नाच गाना देख रहा, नशे में एकदम धुत हो गया है, एकदम नशे से भूत। और दीन पनाह के दीवारियों में अपने आप को कैद कर लिया, अफीम पी रहा है, शराब पी रहा है, नृत्य देख रहा है, मुजरा देख रहा है, और पूरी तरह से मस्ती में डूबा पड़ा है हुमायूं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे तो मस्ती में डूबा पड़ा है, लेकिन ये राजा है, और मैंने आपको शुरू से बताया कि राजा के सामने एक चुनौतियाँ आएंगी। राजा बनोगे तो ऐसे ही आसान ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। राजा बनोगे तो आपके सामने क्या आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए, है ना। और बिना साहस का कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। अब इसके सामने 2 चुनौतियाँ थीं, एक चुनौती था पूरब में और एक चुनौती था पश्चिम में। अब ये चुनौतियाँ क्या थीं, अब ध्यान से देखना। ये बिहार का इलाका, ये क्या है, बिहार का इलाका, और ये क्या है, बंगाल का इलाका, है ना। अब ये पी के एकदम धुत पड़ा है। तब तक इसको खबर मिलती है कि जो पूरब क्षेत्र में बिहार का जो इलाका है, वहाँ पे अफ़गान जो सरदार थे वो विद्रोह कर दिए हैं। जो अफ़गानी सरदार थे बिहार में, वो क्या कर दिए हैं, विद्रोह कर दिए हैं। जैसे ही सूचना मिलती है हुमायूं को, हुमायूं चलता है, यहाँ पे आता है ना। और आता है तो आप पढ़े होंगे देवरा का युद्ध। क्या पढ़े हैं, कब हुआ था, 1532 ना, कब, 31 या 32, यही डेट मिलेगा, 1531 या 32, पलटो नहीं, सुनो। अब सुनो, कहानी आगे बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। कितना है डेट, 32 है ना, बस आ जाओ। अरे नहीं लिखवाएं तो अब बता दिए ना। हाँ, तो अब देखो, दिल्ली से आया बिहार, और बिहार में 1532 में अफ़गानियों के विद्रोह को कुचल डाला, है ना।
अफगानियों के विद्रोह को देवरा का युद्ध में 1532 में पूरी तरह से अफगानियों को परास्त कर दिया, उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया, है ना। उसके बाद बिहार में ही आपको पता होगा जौनपुर है, क्या है, जौनपुर, यहीं पे क्या है, जौनपुर है, वहाँ पे जौनपुर है। और जौनपुर पर कब्जा कर लिया, मतलब उसने, हुमायूं ने बिहार पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा कर लिया, बिहार पे कब्जा कर लिया। आज जब बिहार पे कब्जा कर लिया तो जौनपुर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जौनपुर को क्या कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जौनपुर उस समय वहाँ का शिक्षा का केंद्र था। वहीं से शेर खान, जो शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ोगे, यही जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। और इस जौनपुर का जो संस्थापक है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक था। आपके परीक्षा में वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जौनपुर का स्थापना किसने किया था, या फिर जौनपुर का संस्थापक कौन था, तो क्या बताओगे, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो संस्थापक था, मैं अलग से बता दे रहा हूं, संस्थापक कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। अब यहां पे बिहार को जीत लिया। बिहार को जीतने के बाद फिर वापस, है ना। अब फिर वापस जाने के बाद कहाँ मस्त, अफीम के नशे में मस्त, मुजरा देख रहा है, नाच गाना देख रहा है, नशा कर रहा है, मस्त है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अगर इतना लिखना चाहते हो तो लिखो, फिर आगे कहानी चलेगी। अभी कहानी बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, शुरुआत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं पूरा हुआ। अब आ जाओ, देखो फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई है। देखो ये जितना पढ़ोगे ना सब आपके किताब में मिलेगा कहानी, ठीक है। तुम सतीश चंद्र पढ़ोगे, कुछ मिल रहा होगा, कुछ उसमें मिलेगा, कुछ किताब में मिलेगा, कुछ सब किताबों को मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओहो, काबुल मिल गया क्या। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन है, कौन है, हुमायूं है ना। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसके सामने क्या आई, चुनौतियां आई। क्या आई, चुनौतियां, क्या आई, चुनौतियां। ध्यान से देखो, मैंने शुरू में ही कहा था कि राजा बनना आसान नहीं है। राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा त्याग की आवश्यकता होती है। इसके सामने चुनौतियां आई। एक तो चुनौती थी, ध्यान से देखना बाबू, एक चुनौती थी पूरब में, कहाँ पे, पूरब में, और एक चुनौती थी पश्चिम में, कहाँ पे थी, पश्चिम में। तो दो तरफ से इसके पास चुनौतियां थीं, मतलब दो तरह से, दो दिशाओं में इसके सामने खतरा था। ये दिल्ली में बैठा था, और दिल्ली में बैठा था, ध्यान से देखना, भारत का ये वाला जो हिस्सा है उसको हम पूर्वी भारत बोलते हैं, भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पश्चिमी भारत बोलते हैं। तो आप देख रहे हो हुमायूं को दोनों तरफ से खतरा, एक तरफ पूरब में अफगानों का खतरा, ठीक है, और दूसरी तरफ गुजरात में बहादुर शाह का खतरा। ध्यान से देखो, पूरब में, पूरब वाला इलाका वो है ना, पूरब वाला इलाका कौन है, ये है बिहार वाला इलाका, है ना। तो यहाँ पे पूरब में कौन सा खतरा है, अफगानों का खतरा है। किसका खतरा है, अफगानों का खतरा है। और पश्चिम में कहाँ पे खतरा है, गुजरात, गुजरात। और गुजरात में शासक था बहादुर शाह, बहादुर शाह। अब ये वो बहादुर शाह नहीं है मुगल वंश का, ये दूसरा बहादुर शाह है, ठीक है। अब ध्यान से कहानी को आगे बढ़ाएं, चलो। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता, उसके सामने दो चुनौतियां सर उठा के खड़ी हैं। पहली चुनौती पूरब में अफगान, अफगान विद्रोह को पहले, सबसे पहले कुचला। अभी अभी हमने देखा, जैसे ही अफगान अपना सर उठा रहे थे, हुमायूं दिल्ली से निकला, अपने दीन पनाह के महल से निकला, निकल के देवरा के युद्ध में अफगानों का सर कुचल डाला और बिहार पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद सर कौन उठाने लगा, पश्चिम में बहादुर शाह। गुजरात में कौन था, बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। और यह हुमायूं के उम्र का ही था। ये जो बहादुर शाह था किसके उम्र का था,
हुमायूं के उम्र का ही था, योद्धा था, साहसी था और योग्य शासक था। और ये गुजरात से निकला और मालवा पे कब्जा कर लिया। जो बहादुर शाह है वो कहाँ पे कब्जा कर लिया? मालवा पे कब्जा कर लिया। उस समय हुमायूं आगरा में मस्त था। कहाँ पे था? यहाँ पे आगरा में मस्त है हुमायूं, है ना। यहीं पे दिल्ली के पास ही उत्तर प्रदेश में आगरा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुमायूं है वो मस्त है। क्या कर रहा है वहाँ पे? अफीम पी रहा है ना। और यहाँ पे बहादुर शाह गुजरात से बड़ा मालवा पे अधिकार कर लिया। और मालवा पे अधिकार करने के बाद यहीं पे नहीं रुका, वो रुख किया राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। और राजस्थान में एक समृद्धशाली और मजबूत किला था चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का एक मजबूत किला था। और चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था पद्मावती की कहानी में, सुने हैं? यहाँ पर रावल रत्न सिंह और पद्मावती है ना। पद्मावत जो आपका उपन्यास है मलिक मोहम्मद जैसी साहब लिखे हैं। अब सुनो, बहादुर शाह, ये बहादुर शाह गुजरात से निकला मालवा पे कब्जा करने के बाद कहाँ निकला? चित्तौड़ के लिए। और चित्तौड़ दुर्ग को घेरना शुरू कर दिया, उसका घेराव करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये घेरना शुरू कर दिया चित्तौड़ को, वैसे ही यहाँ का जो राणा था वो घबरा गया, जो शासक था वो घबरा गया। कहा कि भैया अब मैं क्या करूं? उस समय यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि बाबर ने इनके साहस को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। राणा सांगा को मार डाला था, पढ़े हो ना। और उसके बाद एक छोटी सी कहानी आती है कि जैसे ही बहादुर शाह चित्तौड़ का घिराव करता है तो राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्णावती, कौन? नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, रानी कर्णावती, है ना। ये राणा सांगा की कौन थी? राणा सांगा की विधवा थी, है ना। पत्नी ही थी, लेकिन राणा सांगा के मरने के बाद ये विधवा हो गई। अब ये रानी कर्णावती यहाँ चित्तौड़ में रानी है यहाँ की, वो हुमायूं को राखी भेजती है। एक कहानी है, हुमायूं को क्या भेजती है? राखी। रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हैं, अभी नहीं लकड़ी जला के राखी भेज दी, वो राखी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से राखी भेजी और हुमायूं आगरा में बैठा है। राखी भेजकर मदद की गुहार लगाती है ना। मतलब राखी भेजने का मतलब हुमायूं मेरा भाई हो गया अब, और अपनी बहन की रक्षा के लिए अब आ जाओ। अब हुमायूं क्या किया? हुमायूं बड़ा मूर्खता किया, निर्णय नहीं ले पाता था, निर्णय लेने में बहुत आनाकानी करता था, है ना। और एक शासक के लिए, एक मजबूत शासक के लिए निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप खुद अपने आप को देखो, जिस दिन आप सही निर्णय नहीं लोगे अपने जीवन में, वहीं से आपकी असफलता का क्रम शुरू हो जाएगा। कहा जाता है सफलता पाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना ज़रूरी है। आज निर्णय नहीं ले पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने लिए, तो ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाओगे, ठीक है। और निर्णय लेने में हमेशा पीछे मात खा जाता था कौन? हुमायूं। निर्णय ले ही नहीं पाता था, क्यों? अफीम के नशे में हमेशा धुत रहता था। अब सुनो, अब राखी गया, यहाँ पे हुमायूं बैठा है। अब हुमायूं को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहीं पे ग्वालियर था। क्या है? ग्वालियर। यहाँ पे क्या है बाबू? ग्वालियर। तो आगरा से हुमायूं निकला। कहा जाता है कि आगरा से जब हुमायूं निकला, ग्वालियर आ गया। अब हुमायूं यहाँ पे आ गया, ग्वालियर। हुमायूं का मतलब पूरा मुगल वंश, दिल्ली का शासक और दिल्ली की पूरी सेना उसकी, है ना। तो उसको कम मत समझो, नशा कर रहा है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। अगल बगल के राजा थर्राते थे उससे, है ना। अब ये जैसे ही आगरा से ग्वालियर पहुंचा, जो बहादुर शाह जो है उसकी हिम्मत जो है टूट गई। वो कहा कि भैया मैं मुगल हस्तक्षेप नहीं चाहता हूँ, है ना। तो क्या किया? जो बहादुर शाह था यहाँ के राणा से संधि कर लिया। चित्तौड़ को जीतने गया था बहादुर शाह, लेकिन जैसे ही आगरा से ग्वालियर में हुमायूं आया, तो हुमायूं को आता देख जो बहादुर शाह था वो क्या किया? यहाँ के राजा राणा से संधि कर लिया। कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, डर गया। हुमायूं के आते अभी ग्वालियर पहुंचा था तो डर गया,
है ना, और संधि कर लिया। तो यहाँ पे भी जो हुमायूं है वो निर्णय लेने में एक गलती कर देता है। उसी समय इसके पास एक मौका था कि राजपूतों से अच्छा संबंध बन जाता, क्योंकि उन्होंने सहायता मांगा था। और राजपूती जो थी, राजपूत क्या थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने वचन के पक्के थे वो, इसलिए जाने जाते थे और बहुत योद्धा थे। वो कह देते थे कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा, तो गला कटने तक आपका साथ देगा, ऐसे वो लोग थे। अब उनसे दोस्ती का एक मौका था, उसको भी गंवा दिया, ग्वालियर में ही रह गया, उसके बाद वहाँ नहीं गया। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आई, पता चला। उसके बाद ध्यान से देखो, यहीं पे एक किला है, किसका किला, चुनार का किला। किसका किला है, चुनार का किला है। अब इसके बाद एक कहानी ये आती है, ये कहानी समझ में आ गया, मतलब पश्चिम के भी चुनौती को ये समझा। उसके बाद ये क्या करता है, ध्यान से देखना, चुनार के किले पर ये कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है हुमायूं। और चुनार का जो किला है वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनार का किला किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से। ये गंगा नदी के किनारे का किला है, यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये किला है, चुनार का किला। और गंगा नदी, वहीं से व्यापार होता था, उस नदी के सहारे, और पूरी तरह से इस किले से व्यापार पे नियंत्रण रखा जा सकता था। और इस दृष्टिकोण से यह जो किला था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हुमायूं की नज़र इस पे थी। और तो और ध्यान से देखना, यहाँ पे कहानी मोड़ ले रही है। कहानी क्या आ रही है कि उस चुनार के किले पर शेर खां का कब्जा था। वही शेर शाह सूरी या शेर खां, जब भी कहूँ तो वही आदमी है, ठीक है। तो उस चुनार के किले पर शेर खां का कब्जा था। और वहाँ पे कब्जा करने के लिए कौन बढ़ रहा था, हुमायूं बढ़ रहा था आगे। और जैसे ही वो घेराबंदी करने लगा, किले की घेराबंदी करने लगा, है ना, सैनिक चारों तरफ से किले को घेर लिए। और लगभग कहा जाता है, लगभग चुनार का किला, जो चुनार का किला है, उसकी घेरेबंदी लगभग 3 महीने, कितने महीने, 3 महीने, या कहीं कहीं पे 6 महीने भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लगभग 3 महीने तक इसकी सेना चुनार के किले को चारों तरफ से घेर लेती है। और अंदर, किले के अंदर कौन बैठा है, शेर खां। कौन बैठा है, शेर खां बैठा है। अब वो बहुत दिमागू लाल, बहुत दिमाग था उसके पास, शेर खां के पास। जब देखा कि हुमायूं से हम जीत नहीं पाएंगे और उसकी सेना चारों तरफ से हमें घेर ली है, तो शेर खां क्या किया, शेर खां सिलेंडर बोल दिया, कहा कि भैया हमको युद्ध नहीं लड़ना है, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मैं हार मानता हूं। अब बताओ, हुमायूं चुनार का किला जीत लिया, चुनार के किले पे कब्जा कर लिया। और चुनार का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, है ना। अब हुमायूं चुनार के किले पे कब्जा कर लेता है, लेकिन यहाँ पे गलती कर बैठता है। वो गलती क्या था, जीतने के बाद भी वो किला फिर किसको दे देता है, शेर खां को दे देता है। कहता है यार लो, तुम थे, तुम ही रहोगे, मैं तो बस जीतने आया था, है ना। ये गलती कर बैठा, चुनार का किला फिर से शेर शाह को दे दिया। और शेर शाह से एक संधि हुई, संधि में लिखा गया, कहा गया कि हमेशा तुम मुगलों के वफादार बनकर रहोगे, है ना, और हमेशा मुगलों को टैक्स पहुंचाते रहोगे। और उसलिए हुमायूं क्या किया, शेर शाह का या शेर खां के एक पुत्र को जमानत के तौर पर अपने साथ लेके चला गया। कहा कि अगर कुछ इधर उधर किए तो तुम्हारे पुत्र का गला धड़ से अलग कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सौंप देता है चुनार का किला शेर खां को, और उसके पुत्र को लेके चला जाता है। और फिर जैसे ही पहुंचता है दिल्ली, फिर क्या करता है, अफीम, शराब, मुजरा, फिर नशे में मस्त। हुमायूं एकदम नशे में मस्त, है ना, खूब शराब पीता है, खूब अफीम पीता है, एकदम नशे में मस्त रहता है। और एक से एक बाहर से, काबुल से एक नृत्यांगनाओं को मंगवाता है, डांसरों को, है ना, और खूब नाच गाना देखता है। जैसे अभी कहीं विवाह होता है
ऑर्केस्ट्रा जाता है तो देखते हो कितने लोग भीड़ लगा लेते हैं नाच गाना देखने के लिए। आई पूरा ऑर्केस्ट्रा अपने घर में मंगा लिया था और प्लस शराब पी रहा है, अफीम खा रहा है, पी रहा है और मुजरा देख रहा है। तो इस तरह से अब देखो ध्यान से, इसको मिटाऊं, अब ध्यान से देखना। अब देखो देखो कहानी सुनो, लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा लिख लेना, अब छोड़ देंगे, रुक जाओ। अब हुमायूं जो है, ध्यान से देखो, चुनार के किले को यहाँ पे गलती किया, क्या लेने में, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में। क्या किया, निर्णय लेने में मात खा गया, मात खा गया, निर्णय लेने में मात खाया। कहाँ कहाँ मात खाया, ध्यान से सुनना। पहला तो मात खा गया आपका कहाँ पे, चुनार में। चुनार में मात खा गया, निर्णय नहीं ले पाया। जब चुनार के किले को जीता तो उसको अपने पास रखना चाहिए था, दुश्मन को देकर वापस नहीं आना चाहिए था। पहला गलती यहाँ पे कर दिया, ठीक है, निर्णय नहीं ले पाया। दूसरी गलती कर दिया रानी कर्णावती के संबंध में, रानी कर्णावती के संबंध में गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया कि यहाँ पे ये इनकी मदद करके राजपूतों का विश्वास जीत सकता था। और राजपूत इस पूरे रीजन में इकलौते ऐसे लोग थे जो किसी से नहीं डरते थे और सबसे लोहा लेते थे, मतलब युद्ध में किसी से डरते ही नहीं थे, है ना। और इकलौते ऐसे थे राजपूत जो किसी से नहीं डरते थे, मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, पीछे कभी पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं थे। अगर ऐसी सेना हुमायूं के पास आ जाती तो पूरे भारत को शासन कर सकता था, अगर उसके पास राजपूतों की सेना मिल जाती तो। लेकिन यहाँ पे वो चूक कर देता है। रानी कर्णावती तो संदेशा भेजी ही थी कि मेरी सहायता करने के लिए आइए, लेकिन ये ग्वालियर तक आया, उसके बाद सहायता करने के लिए नहीं गया। क्लियर हो गया, दूसरी गलती। तीसरा निर्णय लेने में गलती किया गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। अब गुजरात में क्या गलती किया, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार कहानी है। अब ये फिर आया तो अफीम उफीम पीने में मस्त। तब तक सुनाई दिया कि गुजरात में विद्रोह हो रहा है, गुजरात का शासक नाक में दम करके बैठा है ना, नाक में एकदम दम कर रखा है। अब हुमायूं कहा कि रुको तुम ही को निपटा देते हैं, फिर आएंगे तो मस्ती करेंगे, है ना। फिर निकला हुमायूं, सीधे गुजरात पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, गुजरात। कहानी समझ पा रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है। अब जैसे ही गुजरात पहुंचा, गुजरात पे आक्रमण किया और गुजरात को जीत लिया, गुजरात को जीत लिया। अब गुजरात को जीत लिया, फिर यहाँ गलती किया। जैसे ही गुजरात हाथ में आया, वैसे ही जो हुमायूं था वो अपने छोटे भाई अस्करी को, उसका छोटा भाई कौन था, अस्करी, अस्करी को कहा कि लो बेटा गुजरात तुम संभालो, मैं चलता हूँ अब अपने दीन पनाह में। क्या गलती किया, अब सुनो गलती क्या किया। पहली बात तो अपने भाई को दे दिया, और अस्करी जो इसका भाई था निहायती निकम्मा आदमी था। कैसा आदमी था, निहायती निकम्मा, बहुत ज़्यादा निकम्मा था वो, किसी काम का नहीं था। उस आदमी को इतना बड़ा राज्य सौंप के चला गया, इतना बड़ा राज्य, पूरा गुजरात सौंप के चला गया। और गुजरात को किसको सौंप दिया, अस्करी को सौंप दिया। और अस्करी को जब गुजरात सौंप दिया, और सौंपने के बाद जो हुमायूं था वो कहाँ के लिए निकला, दिल्ली के लिए निकला, अपने दीन पनाह की तरफ दौड़ा भागा गुजरात से, है ना। उसका इंतजार कर रहा था उसका अफीम, उसकी नाचने वाली, है ना, मुजरा करने वाली, सब इंतजार में बैठे थे। अब हमारा हुमायूं आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे। सुने हो डायलॉग, ये कह रहे थे हमारे हुमायूं आएगा। अब हुमायूं दिल्ली की तरफ जैसे ही बढ़ा, और जैसे यहाँ से, ध्यान से देखना, यहाँ से जैसे ये दिल्ली पर पहुँचा, इसके पीछे पीछे इसका भाई अस्करी भी पहुँच गया। अब पीछे मुड़ के देखा हुमायूं, अरे
ये क्या, तुमको तो हम गुजरात का राजा बना के आया, तू हमारे पीछे पीछे क्या करने आ रहा है। अब अस्करी निकम्मा आदमी कहा कि भैया आपके जाते ही वो लोग छीन लिए गुजरात हमसे। अब बताओ, इतना बड़ा निकम्मा। अब कह रहा भैया हमसे छीन लिए लोग, अब हम क्या करें। अब हुमायूं यहाँ पे गलती कर लिया निर्णय लेने में। उसको कहना चाहिए कौन है माई का लाल, चलो देखता हूँ, चलो देखता हूँ कौन तुमसे छीन लिया गुजरात, और जाता युद्ध करता, फिर गुजरात को अपने शिकंजे में लेता। लेकिन वो क्या कर रहा हुमायूं, जाने दो, छोड़ो, आ जाओ तुम भी मेरे साथ आओ, आओ दिन पनाह में ले चलता हूँ, सारा टेंशन खत्म। गया दिन पनाह में मस्त, फिर अफीम पी रहा है, मुजरा देख रहा है, मस्त है एकदम। तो फिर गुजरात में क्या कर दिया उसने, बहुत बड़ा गलती कर दिया निर्णय लेने में। उसी समय उसको वापस उल्टे पांव आना चाहिए था और गुजरात पे कब्जा करना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। तो इसमें कुछ लिखना है तो कुछ लिख लो, नहीं फिर मिटाऊंगा अभी मैं, तुम लोग देखो। चलिए अब देखिए, अब हुमायूं दिल्ली में यहाँ पे था, पूरब में खतरा, फिर पश्चिम में खतरा, ये झुलुआ झूल रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर चुनौती का सामना कर रहा था, कभी इधर चुनौती का सामना कर रहा था। अब बीच में झुलुआ झूल रहा था। अभी पहले अफगानों को शांत किया है ना, फिर आया तो यहाँ पे गुजरात में शांत किया लोगों को, विद्रोहियों को। लेकिन फिर जब दिल्ली गया और फिर मस्त हो गया, तो फिर यहाँ पे दिक्कत शुरू। चुनार का किला, शेरशाह खामोश बैठने वाला थोड़े है। गलती किया था हुमायूं, चुनार का किला जीत के शेर खां को दे दिया था। अब शेर खां चुप बैठने वालों में से है ना, वो भी विद्रोह कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं। अब हुमायूं जो है, ध्यान से देखना, यहाँ से कहानी बड़ा आनंददायक है। कहता है हुमायूं कहाँ पे है, दिल्ली में, अपने दीन पनाह में। क्या कर रहा है, हफीम लिख दिए। अफीम में क्या कर रहा है, अफीम पी रहा है। क्या देख रहा है, मुजरा देख रहा है, और पूरी तरह से नशे में मस्त है, दिल्ली में एकदम मस्त। और उधर ध्यान से देखना, बड़ा मस्त कहानी, चुनार में और यहाँ पे पूरा इलाका कब्जा कर लिया शेर खां। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का इलाका है ना, यहीं पे सूरजगढ़ का युद्ध होता है, और सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां बंगाल पर कब्जा कर लेता है। कहाँ पे कब्जा कर लेता है, बंगाल पे कब्जा कर लिया। और ये बेचारा दिल्ली में आराम कर रहा है, और वो अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। शेर खां यहाँ से बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाल यहाँ पे है ना, सूरजगढ़ का युद्ध होता है और बंगाल पे कब्जा कर लेता है। ये सूचना किसके पास जाता है, हुमायूं के पास, दिल्ली में। अब ये नशे में एकदम चूर मस्त, जैसे ही सुनता है कि शेर खां बंगाल पे कब्जा कर लिया, इसका नशा टूट जाता है ना, और अचानक उठता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, और तुरंत तैयारी करता है और कहता है कि मैं उसको समझाता हूँ, चलो। उसका लड़का अभी भी मेरे पास है, ले गया था ना जमानत के तौर पे। अब ये आगे बढ़ता है, शेर खां को पता चल जाता है कि हुमायूं आ रहा है ना, और शेर खां बड़ा होशियार आदमी, और शेर खां जानता था कि हुमायूं अफीम, शराब और मुजरा इसको बड़ा प्रिय है ना। देखो आपके अंदर जो ऐब है ना, उस ऐब को इतना छिपा के रखो कि आपका दोस्त भी न जान पाए कि आपके अंदर क्या ऐब है। क्यों, क्योंकि जिस दिन वो ऐब है, जिस दिन आपका वो दोस्त दुश्मन बन जाएगा, तो उसी कमी का फ़ायदा उठाएगा वो, ठीक है। तो जो कमियां होती हैं इतना छिपा के रखी जाती हैं कि आपके रूह को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इसकी जो कमी थी वो जग उजागर थी, सभी लोग जानते थे, है ना। अब जानता था, अब हुमायूं जा रहा है बंगाल में शेर शाह को समझाने के लिए। अब शेर खां क्या किया, जैसे ही हुमायूं पहुंचा,
हुमायूं कहाँ पहुँच रहा है? बंगाल। हुमायूं जैसे ही बंगाल में एंट्री किया वैसे ही शेर खां वहाँ से सरक लिया। सरक लिया का मतलब वहाँ से हट गया, और जाने से पहले वहाँ पे खूब अच्छे क्वालिटी का अफीम मंगवाया था। अफीम, और विदेशों से एक सुंदर सुंदर नृत्यांगनाओं को, डांसरों को मंगा दिया, है ना। उच्च क्वालिटी का शराब मंगा दिया। अब बंगाल में बहुत अच्छे क्वालिटी का अफीम, अच्छे क्वालिटी का शराब और उच्च क्वालिटी की नृत्यांगनाएं, डांसर, है ना। अब हुमायूं बंगाल में जब इन चीज़ों को देखा तो एकदम चौंधिया गया, उसकी आंखें चौंधिया गई, है ना, मस्त हो गया, कहा कि वाह। और बंगाल का एक नया नाम रखा, जन्नताबाद। क्या नाम रखा? कहा जन्नताबाद है, ये बंगाल नहीं है, ये क्या है? जन्नताबाद है, जन्नत है। मैं कहाँ आ गया हूँ? जन्नत में आ गया हूँ। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे अफीम, शराब और डांसर, मुजरा करने वालियों की संख्या अच्छी खासी। अब शेर शाह बंगाल से हट गया और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे कर दिया। आज जैसे ही वहाँ पहुँचा, हुमायूं देखा तो जन्नताबाद नाम रख दिया, और उसी में मस्त अफीम पी रहा है, शराब पी रहा है और मुजरा देख रहा है ना। अब क्या हो गया? और उसके बाद यहाँ पे आगरा से मैसेज पे मैसेज भेज रहा है, धाएं धाएं, कह रहा भैया दिल्ली में सब व्यवस्था गड़बड़ चल रहा है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी आइए दिल्ली। अब ये जन्नताबाद में, जन्नत में बैठा मैसेज कर रहा है अपने भाई, हट भाड़ में जाए दिल्ली, मैं जन्नत में बैठा हूँ यार, मुझे मत बुलाओ। वाह क्या अफीम है, वाह क्या शराब है, क्या नाचने वाली हैं, उसी में मस्त है वो। अब जैसे ही ये पता चला कि भैया तो एकदम गए काम से, आगरा का शहंशाह घोषित कर दिया। देखो मौका मिला, चौका मार दिया। मौका मिलते ही क्या मारा? चौका। और आगरा में था, आगरा का शहंशाह अपने आप को घोषित कर दिया। ये बात जब हुमायूं को पता चला तो जन्नताबाद से निकला, कहा कि मेरे गैर हाजिरी में विश्वासघात, मेरा भाई मुझे धोखा दे रहा है, अपने आप को जो है शहंशाह घोषित कर दिया। अब बंगाल यहाँ पे ध्यान से देखना, बंगाल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से होते हुए दिल्ली जाना था, इसको आगरा जाना था। लेकिन जैसे ही बंगाल से निकला और यहाँ पहुँचा तो यहीं पे सामना हुआ किससे? शेर खां से। शेर खां अपनी सेना लेकर इसका इंतज़ार कर रहा था, आओ मैं तुमको बताता हूँ। और यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है चौसा। क्या नाम है? और यहीं पे चौसा का क्या होता है? युद्ध। बात समझ पा रहे हो? चौसा कहाँ से आया? बिहार में, है ना। बंगाल से निकला, बिहार में ही घेर लिया शेर खां, गंगा नदी किनारे। है चौसा कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। लेट हो रहा है क्या आप लोगों को? देखो कहानी अभी बाकी है, क्या करूं, टाइम 10 मिनट ज़्यादा हो गया। पढ़ाऊं? सुना दूं? आज सुन लो, ख़त्म हो जाए, मंडे को हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना। अब जैसे ही बंगाल से निकला, चौसा में शेर खां घेर लिया इसको। अब दोनों सेना चौसा के मैदान में, गंगा किनारे मैदानी इलाका है ना, एक तरफ हुमायूं की सेना बैठी है, एक तरफ शेर खां की सेना। एक दूसरे को खूब देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, 3 दिन तक देखे। युद्ध नहीं हो रहा है, वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहे हैं, दोनों सेना खड़ी है, देख रही है कि वो पहले हमला करें, हम पहले हमला करें। हुमायूं भी चुपचाप बैठा है सिंहासन पे, शेर खां को देख रहा है, शेर खां उसको देख रहा है। अब शेर खां होशियार आदमी, चौथे दिन अपना टेंट उठा लिया, उखाड़ लिया टेंट जितना सेना का लगा। हट। हुमायूं कहा क्या हो गया? शेर खां कहाँ गया? हम जा रहे हैं। तो हुमायूं सोचा कि लग रहा है युद्ध नहीं लड़ेगा, है ना। जैसे ही टेंट उखाड़ कर शेर खां इधर बढ़ा, कहा कि मैं जा रहा हूँ, वो एक फलाने था, वो गाली दिया था हमको, उसको पहले समझा दूँ, उसके बाद आऊँगा।
है ना। तो शेर खान निश्चिंत, वो हुमायूं निश्चिंत हो गया कि अब शेर खान जा रहा है, टेंट उखाड़ कर अपनी सेना लेके जाने लगा। जैसे ही शेर खान जाने लगा, हुमायूं अपनी गद्दी से उठा युद्ध के मैदान में और अपने टेंट की तरफ दौड़ा, खूब तेज दौड़ के गया और जाके सैनिकों से कहा, अफीम लेकर आओ जल्दी लेकर आओ अफीम। और अफीम खुद तो खाया ही, अपनी पूरी सेना को भी खिला दिया। और उस युद्ध के क्षेत्र में हुमायूं नशे में मस्त, खुद तो मस्त था, उसकी सेना भी मस्त, है ना। अब ऐसे करते करते दिन भर अफीम में मस्त, रात का समय हुआ। शेर खान ज़्यादा दूर नहीं गया था, वापस आया, देखा सब नशे में मस्त, आक्रमण कर दिया हुमायूं पे। देखो फ़ायदा उठा लिया। अब आक्रमण किया, घमासान युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, है ना। उसके बाद पूरी सेना नशे में, लड़ ही नहीं पा रही। शेर खान हुमायूं के सामने पहुंच गया तलवार लेके। अब हुमायूं एकदम नशे में, ना हाथ काम कर रहा, ना पैर काम कर रहा है। और अफीम का नशा ऐसा होता है कि अफीम खा लेने पे हाथ उठाओगे तो हाथ नहीं उठेगा, पैर उठाओगे तो पैर नहीं उठेगा, मतलब आपका अंग निष्क्रिय हो जाता है और एकदम लगता है कि दूसरे दुनिया में उड़ रहे हो। मैं खाया नहीं हूँ लेकिन गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बेसुध कर देता है अफीम, अफीम का नशा। बड़ा आनंद आएगा लेकिन आपके शरीर काम नहीं करेंगे। अब ये दौड़ा, लपका अपने तलवार की तरफ हुमायूं। तलवार तो किसी तरह से घोड़े में से खींच लिया हुमायूं, लेकिन अफीम के नशे में इतना चूर था कि तलवार उठ ही नहीं रहा, तो मारेगा क्या। अब बगल में नदी, गंगा नदी, शेर खां दौड़ाया उसको मारने के लिए, वो बचने के लिए नदी में कूद गया, है ना। और जब हुमायूं नदी में कूद गया तो उसको एक भिश्ती बचाया था। कौन बचाया था? एक भिश्ती हुमायूं को बचाया और बचा के लेके गया आगरा। कहाँ लेके चला गया? आगरा लेके चला, कन्नौज लेकर चला गया, आगरा नहीं लेके गया। कहाँ गया? यहीं पे क्या था? कन्नौज था। भिश्ती बचाया और कन्नौज लेकर चला गया। कन्नौज में ही बिलग्राम, कन्नौज में ही क्या था? बिलग्राम। चलो ख़त्म करता हूँ, बस 2 मिनट ख़त्म कर दे रहा हूँ, अब हो गया। सुनो, तो भिश्ती जान बचाया। अब भिश्ती जो युद्ध क्षेत्र में जो पानी का वो थैला लेके नहीं घूमते हैं और युद्ध में जो लड़े होते हैं सैनिकों को पानी पिलाते हैं, उसी को भिश्ती कहा जाता है, ठीक है। वो युद्ध क्षेत्र में था, देखा कि शहंशाह पानी में कूद गया और पानी में कूदा हुमायूं तो तैर भी नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है नशे में। तो भिश्ती उसको जो है बचा के ले गया कन्नौज। कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। कन्नौज में ही था बिलग्राम। क्या था? बिलग्राम एक जगह है। उसके अगले साल शेरशाह शांत नहीं बैठा, कहा कि रुको मैं समझाता हूं तुमको। गया कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। वहां पे हुमायूं बैठा था। हुमायूं अपने भाइयों से गुहार लगाया कि भाई हमारी मदद कर दो, मदद कर दो, लेकिन किसी भाई ने हुमायूं की मदद नहीं की। और यहाँ पे कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में, और यहाँ निर्णायक युद्ध होता है। और इसी युद्ध में हुमायूं हार जाता है और इसी युद्ध में शेर खां जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब दिल्ली पर मुगल वंश समाप्त कुछ समय के लिए, लगभग 5-6 साल के लिए, 5 साल के लिए। उसके बाद इस दिल्ली पे शेरशाह सूरी वंश का स्थापना होता है ना। तो अब चलेगा कहानी शेर खां का, है ना। और इसके बाद बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित होकर घुमक्कड़ों का जीवन जीता है। लगभग कितने साल? 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का जीवन जीता है। सिंध चला जाता है और वहीं पे घूमता रहता है इधर से उधर। और कहा जाता है कि जो हिंदाल था इसका भाई, हिंदाल का जो आध्यात्मिक गुरु था मीर बाबा दोस्त। कौन? मीर बाबा दोस्त की पुत्री हामिदा बानो बेगम, उससे शादी कर लेता है। कौन? हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम से ही एक महान लड़का पैदा होता है जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। आज की कहानी इतना ही। शेष मंडे को मिलेंगे तो हम लोग कहानी आगे लेकर चलेंगे, ठीक है।